नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 7th का आईएसएसओ का एक सैम्पल पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2026-27 मतलब इसी साल के लिए है जो आप लोग यहाँ पर पेपर देने वाले हैं इस साल, उसके लिए सैम्पल पेपर होने वाला है। तो पहले तो पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं 45 क्वेश्चंस होंगे और 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। इसके बाद पहला तो ये है जिसमें बेसिक एसएसटी के क्वेश्चंस होंगे और अचीवर सेक्शन में थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं और टोटल मार्क्स पर क्वेश्चन 3 होगा। मतलब ये टोटल हो गया 15 मार्क्स हो गए इसमें और यहाँ पे 45 मार्क्स हो गए, तो इसका मतलब 60 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। चैप्टर्स देख लीजिए, चैप्टर जो है ये न्यू एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से दिया गया और हर एक चैप्टर के हमने पहले से प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप फुल रिवीजन करना चाहते हैं, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी हम लोग से ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ ही पैसों में हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना होगा। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स देख लिए, क्लाइमेट एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द वेदर, इंडियाज एग्रीकल्चरल जर्नी, ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो आपको इस मतलब टॉपिक में मतलब इस पूरे पेपर में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया अ न्यू फेज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इन। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ये आपको बताना है। तो ये अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट मिलेनियम बीसी में स्टार्ट हुआ था और मेनली ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, महाजनपद काल की बात हो रही है, महाजनपद पीरियड की बात मेनली हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ दीज महाजनपद हैड सभा एंड समिति एज पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम। तो सभा और समिति थी, इसका मतलब पूछा गया है कौन सा ऐसा महाजनपद था जहां पर रिपब्लिक गवर्नेंस चलता था, रिपब्लिकन सिस्टम चलता था, मोनार्की जहां पे नहीं चलती थी। तो ये वज्जी और मल्ल था, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट वर गिल्ड्स इन मिडिवियल इंडिया। तो गिल्ड्स क्या होते थे मिडिवियल इंडिया में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स होते थे, बिल्कुल ठीक है। क्राफ्ट्समैन के एसोसिएशन से भी बिल्कुल सही है। मनी लेंडर्स के भी एसोसिएशन होते थे, तो ये तीनों के एसोसिएशन होते थे, तो इसमें ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच सेक्टर डज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइमरली सपोर्ट विद फंडिंग। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको आईएफसीआई फंडिंग करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को फंड करता है, नहीं। एग्रीकल्चर और फाइनेंसिंग फार्मिंग को भी नहीं फंड करता है, पावर और टेक्सटाइल्स को फंड करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाई सॉवरेंटी कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ स्टेट। तो सॉवरेंटी जो है ये एक किसी भी स्टेट का इम्पोर्टेंट फीचर क्यों है। तो किसी भी स्टेट का इम्पोर्टेंट फीचर सॉवरेंटी क्यों है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के अंदर कई सारे इंटरनल मैटर्स होते हैं, तो उस पे किसी बाहरी कंट्री का दखल जो है वो ठीक नहीं है, उसको उचित नहीं माना जाता है, उसी को कहते हैं सॉवरेनिटी। मतलब हम लोग अपने इंटरनल मैटर्स को डील करने के लिए स्वयं काफ़ी हैं, किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो इंश्योर्स दैट नो एक्सटर्नल बॉडी कैन इंटरफेयर इन रनिंग ऑफ स्टेट, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। कि सॉवरेंटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्योंकि मेनली ये पता चलता है कि कोई भी एक्सटर्नल बॉडी जो है वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में, या ये कह सकते हैं रनिंग जिस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट चल रही है उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है कोई भी एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। द अरावलीज आर अमंग दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। तो अरावली के बारे में अगर बात करी जाए तो ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब इतना ज़्यादा पुराना है ये। द रेंज हैज़ डिफरेंट पीक्स एंड रिजेस। तो यहाँ पर बहुत सारे पीक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिजेस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ मोस्ट हिल्स इन अरावली रेंज। तो अरावली रेंज में जो ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस हैं या जो पीक्स हैं उसकी हाइट क्या आपको देखने को मिलेगी, एक एवरेज हाइट आपको बतानी है, इसमें क्या होगी। तो 1000 से 1500 मीटर नहीं, यहाँ पर 300 to 900 मीटर इज द करेक्ट आंसर। और अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक याद रखिएगा, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है अरावली की हाईएस्ट पीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो लिविंग रूट्स ब्रिज जो है ये कहाँ पे है। देखिए पेड़ों की जो जड़ होती है उसकी ब्रिज बन चुकी है, तो ये कहाँ पे बनी है, कौन सी जगह पे, तो हिमाचल प्रदेश इसका गलत है।
मेघालय इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, इसकी आप फोटो देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। इस पे लोग बढ़िया चल के एक जगह से दूसरी जगह, नदी वदी जो भी होती है आसपास, छोटा मोटा वाटर बॉडी होती है, उसको पार भी कर जाते हैं। नदी तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी वाटर बॉडी को पार कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर हाईली ससेप्टेबल टू फ्लड्स। तो फ्लड बहुत ज्यादा कहाँ पर आते हैं, ये आपसे पूछा गया। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आते हैं, बिहार में भी आते हैं, केरला में भी आते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी मतलब आप ऐसे समझिएगा, जो आईएएस पीसीएस होते हैं, ठीक है, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं को मेनली ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो मेकिंग लॉज फॉर कंट्री, तो लॉ बनाने का काम इनका नहीं होता है। ये काम किसका होता है, ये काम होता है लेजिस्लेटर्स का, या जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, या जो पार्लियामेंट है उसका मेनली काम है। मतलब कंट्री से रिलेटेड जो नेशनल इंटरेस्ट के लॉ है वो पार्लियामेंट बनाता है, और जो स्टेट के लॉ होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाती है। तो इनका काम ये नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का ये काम नहीं है। प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द लॉज, तो लॉ को प्रोटेक्ट करना, लॉ को डिफेंड करना, ये क्या काम है इनका, तो ये भी इनका काम नहीं है। ये मेनली किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी का काम है ये इम्प्लीमेंटिंग लॉज पॉलिसीज एंड स्कीम्स, बिल्कुल ये काम जरूर होता है कि जो भी लॉ बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी स्कीम्स बनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है। रिकॉर्ड कीपिंग और गवर्नेंस, ये भी काम इन्हीं का होता है कि जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको बना के रखते हैं, उसको खत्म नहीं, मतलब उसको हमेशा सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं, और गवर्नेंस को अच्छा मेंटेन करते हैं, मतलब गुड गवर्नेंस प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों काम होते हैं किसके, ब्यूरोक्रेसी के। तो 3 और 4 सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब आते हैं, देखिए मैच द कॉलम बोला गया है, इसमें कैसे मैच होगा ये बताना है। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे विंड है, ह्यूमिडिटी है, स्लीट है। तो टेम्परेचर क्या है, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, ये टेम्परेचर से पता चलेगा। विंड क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, तो ये किस में आ जाएगा, ये विंड में आ जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, इसको क्या कहा जाएगा, ह्यूमिडिटी कहा जाएगा। और स्लीट क्या होती है, फ्रोजन और पार्टली फ्रोजन रेन जो होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब फ्रोजन रेन हो या थोड़ा बहुत रेन जब फ्रीज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे, इसी तरीके के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपको बता दें कि हमने अपने प्लेलिस्ट में लगाए हैं। वो प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे, चाहे वो साइंस की प्लेलिस्ट हो, चाहे वो सोशल साइंस की प्लेलिस्ट हो, या मैथ्स की या जीके की, सभी की प्लेलिस्ट जो है वो पहले से बनी हुई है। उसको आप जाके देख लीजिएगा, और जो पुराने सैम्पल पेपर्स हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं। और चैप्टर वाइज जो पेपर्स हैं, जो आपने भी चैप्टर देखे थे जो सिलेबस में आ रहे हैं, वो सारे चैप्टर जो है पहले से ही लगे, वो सब आप अगर देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और आप अच्छे से इसको क्वालिफाई भी कर पाएंगे, पेपर को इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। अभी के फिलहाल इतना ही। सभी को गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।